हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूपीएससी मेंटर। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पार्लियामेंट चैप्टर। पार्लियामेंट जो है वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है पॉलिटी से। यहाँ से हर साल पेपर में 2 से 3 सवाल बन ही जाते हैं। तो ये चैप्टर जो है अपने आप में बहुत लेंदी चैप्टर है। इस चैप्टर को जो है ऐसा कुछ नहीं होने वाला कि मैं 1 या 2 दिन में कवर करा दूंगी, क्योंकि देखिए इसका इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस है कि यहाँ से 2 से 3 सवाल बन रहे हैं हर साल। मतलब अप्रॉक्स आपको 5 से 6 नंबर जो है डायरेक्टली प्रीलिम्स में मिल जाएंगे अगर आपने इस चैप्टर को केयरफुली स्टडी किया। तो मैं ट्राई करूँगी कि हम 4-5 दिन लगा के अच्छे से डिटेल में पार्लियामेंट चैप्टर को स्टडी करें, और आप भी मेरे साथ फॉलो करते जाइए ताकि आपका पार्लियामेंट चैप्टर जो है पूरा अच्छे से डिटेल में कवर हो, और आप पेपर में जाके इसमें कोई भी गलती ना करें। जो भी पार्लियामेंट से सवाल पूछे गए हैं आप उसको अच्छे से सॉल्व करके आएँ। और जैसे कि मैं बार बार बोल रही हूँ, प्लीज़ रिवाइज करते रहिए। बार बार आपको एक वीडियो को कम से कम 5 से 6 बार देखना होगा ताकि आप इंश्योर कर पाएँ कि जो भी फैक्ट्स हैं वो आपको अच्छे से याद हो चुके हैं और आप पेपर में जाके इनके ऊपर कोई भी गलती नहीं करेंगे। सबसे पहले आ जाते हैं आर्टिकल नंबर। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 79 to 122 इन पार्ट 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये पूरा पार्लियामेंट के बारे में डिस्कस करता है। देखिए पेपर में आर्टिकल्स के बारे में भी पूछा जाने लगा है, ऐसा नहीं बोल सकते कि आर्टिकल्स यूपीएससी नहीं पूछता। इन पार्ट 5 ये 2 जो है इस पेज से प्रोमिनेंट फैक्ट्स है जिनको आपको याद रखना ही रखना है। कौन से आर्टिकल से 79 से 122 एंड पार्ट 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यहाँ पे पार्लियामेंट के बारे में जिक्र किया गया है। अब आ जाता है ऑर्गेनाइजेशन। पार्लियामेंट जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। देखिए जनरली हमें क्या लगता है कि पार्लियामेंट मतलब लोकसभा एंड राज्यसभा, ऐसा नहीं होता। जैसे कि मैंने यहाँ पे पढ़ा बताया आपको कि 3 पार्ट्स में, तो तीसरा पार्ट कौन सा है? दैट इज़ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट को भी पार्लियामेंट का ही पार्ट माना जाता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि कोई भी बिल जो है जो लोकसभा या राज्यसभा ने पास किया है वो जो है वो बिल एक्ट नहीं बन सकता जब तक प्रेसिडेंट उसके ऊपर साइन ना करें। इसलिए प्रेसिडेंट को भी पूरे पार्लियामेंट का एक पार्ट माना जाता है यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे कौन कौन मेंबर्स हो गए? प्रेसिडेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड हाउस ऑफ पीपल। हाउस ऑफ पीपल मतलब लोकसभा, काउंसिल ऑफ स्टेट्स मतलब राज्यसभा। इन 1954 हिंदी नेम्स राज्यसभा एंड लोकसभा वर अडॉप्टेड बाय द काउंसिल ऑफ स्टेट्स एंड हाउस ऑफ पीपल रिस्पेक्टिवली। मतलब ये नाम जो थे हमेशा से नहीं थे, 1954 में नाम अडॉप्ट किए गए थे। राज्यसभा इज द अपर हाउस, दैट इज द सेकेंड चैम्बर और हाउस ऑफ एल्डरलीज, एंड लोकसभा इज द लोअर हाउस। ये आपको याद रखना है, पेपर में पूछा जा सकता है। ऐसे ऑपोजिट कर देंगे दैट राज्यसभा इज द लोअर हाउस एंड लोकसभा इज द अपर हाउस, तो फिर आपको पता होना चाहिए कि हाँ जी ये स्टेटमेंट रॉन्ग है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे अपर हाउस जो है वो राज्यसभा है और लोकसभा जो है वो लोअर हाउस है। द फॉर्मर रिप्रेजेंट्स द स्टेट। जो राज्यसभा है वो स्टेट्स को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो है हर स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव्स आते हैं बेसिकली। एंड यूनियन टेरिटरीज वाइल लेटर रिप्रेजेंट्स पीपल। देखिए लोकसभा पीपल को कैसे रिप्रेजेंट करता है? इसके इलेक्शन के फॉर्म से, क्योंकि यहाँ पे जो भी एमपीज आते हैं लोकसभा में उनको डायरेक्टली लोगों ने इलेक्ट किया होता है, और राज्यसभा में जो यहाँ पे एमपीज जाते हैं उनको पीपल ने इलेक्ट नहीं किया होता, उनको जो है बेसिकली स्टेट के एमएलएज ने यहाँ पे इलेक्ट किया होता है। तो ये जो है स्टेट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है राज्यसभा जो है, लोकसभा जो है वो पीपल को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये राज्यसभा जो है वो अपर हाउस है, लोकसभा जो है लोअर हाउस है। छोटी छोटी डिटेलिंग्स के ऊपर आप ध्यान दीजिए, क्योंकि इसी से पेपर में डायरेक्टली क्वेश्चन बनकर आ सकता है। Though the president is not mentioned in either house of the parliament and does not sit in the parliament to attend its meetings, but he is an integral part। देखिए ये बात भी याद रखिए कि प्रेसिडेंट किसी भी हाउस के मेंबर नहीं है, ना ही वो किसी हाउस की सिटिंग में बैठते हैं, बट फिर भी वो पार्लियामेंट के मेंबर हैं, क्योंकि बिकॉज अ बिल पास बाय बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट कैन नॉट बिकम अ लॉ विदाउट प्रेसिडेंट्स एसेंट। प्रेसिडेंट का एसेंट बहुत ज़रूरी है किसी भी बिल को लॉ बनाने के लिए। He also performs certain functions relating to proceedings of the parliament. For example, he summons and prorogues both the houses, dissolves the Lok Sabha, addresses both the houses, issues ordinances when they are not in session and so on। देखिए ये सब फंक्शंस जो है जो प्रेसिडेंट से रिलेटेड हैं, ये सब हमने पहले के चैप्टर में पढ़ लिए थे कि हाउस को समन करना, प्रोरोग करना, डिसॉल्व करना, एड्रेस करना, ऑर्डिनेंस इशू करना, ये सभी जो है आप जाके प्रेसिडेंट वाले चैप्टर में आप फिर से रिवाइज कर सकते हैं इन सभी पॉइंट्स को यहाँ पे। और यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि ऑल्दो प्रेसिडेंट जो किसी भी हाउस के मेंबर नहीं है, ना ही पार्लियामेंट में जाके बैठते हैं किसी भी हाउस में, बट फिर भी जो है प्रेसिडेंट जो है पार्लियामेंट के पार्ट है। सबसे वाइटल इन्फॉर्मेशन जो अभी तक हमने पढ़ी है वो यही है। अब आ जाता है कॉम्पोजिशन ऑफ 2 हाउसेस। सबसे पहले हम पढ़ेंगे यहाँ पे कॉम्पोजिशन ऑफ राज्यसभा। द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ राज्यसभा जो है इट इज़ फिक्स्ड एट 250।
दैट इज़ 250 से ज़्यादा तो नहीं हो सकती, आउट ऑफ विच 238 आर रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द स्टेट। राज्यसभा में ये स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, और बाकी के स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज दोनों की ही रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, और बाकी के 12 जो है इनको प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं। देखिए, जो कि हमें पता है, जैसे कि सचिन तेंदुलकर हैं, वो राज्यसभा के मेंबर बने। अब अगर कोई आपसे पूछे कि सचिन तेंदुलकर जो है वो राज्यसभा के मेंबर कैसे, तो सचिन तेंदुलकर राज्यसभा के मेंबर ऐसे बने क्योंकि उन्हें यहाँ पे नॉमिनेट किया गया, वो नॉमिनेटेड मेंबर है। और बाकी होते हैं जो होते हैं इनडायरेक्टली इलेक्टेड। इलेक्टेड तो है बाकी के जो 238 मेंबर्स है राज्यसभा में यहाँ पे, बट वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं। मतलब जो यहाँ पे हाउस ऑफ पीपल, मतलब कि जो यहाँ पे स्टेट असेंबलीज में जो MLAs होते हैं वो इन्हें इनडायरेक्टली इलेक्ट करते हैं एक तरीके से। तो इस तरीके से जो है ये जाके राज्यसभा में बैठ पाते हैं। अभी देखिए यहाँ पे मैक्सिमम स्ट्रेंथ तो 250 के ऊपर फिक्स है, बट अभी हमारे राज्यसभा में 250 मेंबर्स नहीं है। अभी अगर हम करंट कंटेक्स्ट में देखें तो 245 मेंबर्स हैं। ऑफ दिस 229 जो है वो स्टेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, 4 यूनियन टेरिटरीज को, और बाकी के 12 जो है वो नॉमिनेटेड हैं। द 4th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा। 4th शेड्यूल में इसकी बात करी गई है कि कौन से स्टेट को कितनी सीट्स दी जाएंगी राज्यसभा में, किस यूनियन को कितनी सीट्स दी जाएंगी राज्यसभा में। तो आपसे पेपर में डायरेक्टली पूछा जा सकता है, अगर रॉन्ग बनाना हो तो क्या बना देंगे कि 3rd शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद एलोकेशन ऑफ सीट्स इन द राज्यसभा। नहीं, आपको याद रखने की ये पूरी बात जो है 4th शेड्यूल में करी गई है, एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा। अब आ जाता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स। द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ स्टेट्स इन राज्यसभा आर इलेक्टेड बाय इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज। जो बात मैं आपको पीछे बता चुकी हूँ, ये जो यहाँ पे जितने भी इलेक्टेड मेंबर्स आते हैं उन्हें स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज ने इलेक्ट किया होते हैं। द इलेक्शन इज हेल्ड इन अकॉर्डेंस विद द सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। देखिए, वोटिंग सिस्टम जो है ये हमने प्रेसिडेंट के टाइम पे भी देखा था और वाइस प्रेसिडेंट के टाइम पे भी देखा था। इन दोनों को भी इसी वोटिंग पैटर्न से जो है हाउस में लाया जाता है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। द सीट्स आर अलॉटेड टू द स्टेट्स इन राज्यसभा ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन। जिस स्टेट की जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होती है उसको उतनी ज़्यादा सीट्स दी जाती है राज्यसभा में, ताकि बेसिकली इक्वल नंबर ऑफ लोग जो है एक मेंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हो यहाँ पे। Hence, the number of representatives varies from state to state. For example, Uttar Pradesh has 31 members, while Tripura has only 1 member. क्योंकि त्रिपुरा की पॉपुलेशन बहुत कम है उत्तर प्रदेश के मुकाबले। जबकि यूएस में क्या होता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ पॉपुलेशन जो है राज्यसभा में इनके अपर हाउस में मेंबर्स जाते हैं। हर यहाँ पे इनकी 50 स्टेट्स हैं, तो हर एक स्टेट से जो है 2-2 मेंबर्स जाते हैं, इन टोटल तो 100 मेंबर्स हो जाते हैं। जबकि हमारे ऐसा नहीं होता, हमारे पॉपुलेशन के हिसाब से जो है हाउस में मेंबर्स को इलेक्ट किया जाता है कि किस स्टेट से कितने मेंबर्स जाएंगे। फिर आ जाता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूनियन टेरिटरीज। ये किस हिसाब से यहाँ पे किया जाता है, द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ ईच यूनियन टेरिटरी इन राज्यसभा आर इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय मेंबर्स ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज स्पेसिफिकली कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर दिस पर्पस। इसी काम के लिए यहाँ पे एक इलेक्टोरल कॉलेज बनाया जाता है हर एक यूनियन टेरिटरी में, जो ये काम करता है कि राज्यसभा में किन किन मेंबर्स को भेजा जाएगा। दिस इलेक्शन इज ऑल्सो हेल्ड इन अकॉर्डेंस विद सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। आउट ऑफ द 9 यूनियन टेरिटरीज ओनली 3 दिल्ली, पुडुचेरी एंड जम्मू कश्मीर हैज़ रिप्रेजेंटेटिव्स इन राज्यसभा। देखिए, क्योंकि यहीं पे जो होता है लेजिस्लेटिव असेंबली है, तो यही लोग जो है यहाँ पे वोट कर सकते हैं। द पॉपुलेशन ऑफ अदर यूनियन टेरिटरीज आर टू स्मॉल टू हैव रिप्रेजेंटेटिव्स। आपको ये चीज़ याद रखनी है, यूटीज़ में जो है सभी यूटीज़ के मेंबर राज्यसभा में रिप्रेजेंटेटिव्स नहीं है, ओनली दिल्ली से है, पुडुचेरी से आ जाते हैं एंड जम्मू एंड कश्मीर से आ जाते हैं। बाकी किसी भी स्टेट्स यूनियन टेरिटरी से राज्यसभा में रिप्रेजेंटेटिव्स नहीं भेजे गए हैं। फिर आ जाते हैं नॉमिनेटेड मेंबर्स। प्रेसिडेंट 12 मेंबर्स को नॉमिनेट करता है, हैविंग स्पेशल नॉलेज इन आर्ट, लिटरेचर, साइंस, सोशल सर्विस। तो देखिए, इसके बिहाइंड रेशनल क्या होता है कि कोई भी एमिनेंट पर्सन हो, कोई नॉलेजेबल पर्सन हो, उसे राज्यसभा में सीट मिले, पॉलिसी मेकिंग में सीट मिले, उसकी नॉलेज को हम यूज़ कर पाएँ कि वो पॉलिसी मेकिंग में अपनी नॉलेज का यूज़ करे विदाउट गोइंग थ्रू द प्रोसेस ऑफ इलेक्शन। की पता नहीं इलेक्शंस में जीत पाए या ना जीत पाए, जैसे सचिन तेंदुलकर का यहाँ पे लाया गया था, यहाँ पे रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट को लाया गया था, इस तरीके से जो रंजन गोगोई थे। तो इस तरीके से आपको याद रखना है कि किसको लाया जा रहा है और किसको नहीं लाया जा रहा है।
अब हमने राज्यसभा का पूरा कॉम्पोजिशन देख लिया, अब हम यहाँ पे आ जाते हैं कॉम्पोजिशन ऑफ लोकसभा के ऊपर। देखिए द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा इज फिक्स्ड एट 552। जैसे कि राज्यसभा की मैक्सिमम स्ट्रेंथ 250 पे थी, बट अभी प्रेजेंटली 245 मेंबर्स हैं, वैसे ही लोकसभा की मैक्सिमम स्ट्रेंथ तो 552 के ऊपर फिक्स्ड है। आउट ऑफ दिस 530 आर टू बी रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द स्टेट, 20 are to be representatives of union territories, and 2 are to be nominated by the president from Anglo-Indian community. At present 552 पे फिक्स्ड है, बट प्रेजेंटली 545 मेंबर्स ही हैं लोकसभा में। ऑफ दिस 530 जो है वो स्टेट से आते हैं, 13 जो है यूनियन टेरिटरीज से, और 2 जो है एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से। अब रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ स्टेट किस तरीके से आते हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो होता है डायरेक्ट इलेक्शन होता है। Representatives of state in Lok Sabha are directly elected by people from territorial constituencies in the state. देखिए हम सभी जो है यहाँ पे एमपी के इलेक्शंस के लिए बेसिकली जाते हैं, जब हर 5 साल में वोट होता है, जब लोकसभा के चुनाव होते हैं, जैसे कि पिछले साल 2024 में हुए थे, हम सभी ने अपनी स्टेट में एमपी वाली कॉन्स्टिट्यूएंसी से जाकर जो है वोट किया होगा। द इलेक्शन इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, मतलब यहाँ पे जो भी कोई यहाँ पे 18 साल से ऊपर का है वो जाके वोट कर सकता है। एंड हु इज़ नॉट डिस्क्वालीफाइड अंडर द प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज़ एलिजिबल। कुछ लोग जो होते हैं डिस्क्वालीफाइड होते हैं, जैसे कि कोई क्रिमिनल नेचर का हो गया तो उन लोग को डिस्क्वालीफाई किया जाता है, तो वो लोग जो है यहाँ पे वोट नहीं कर सकते, बाकी हर कोई वोट कर सकता है। द वोटिंग एज वॉज रिड्यूस फ्रॉम 28 to 18 बाय 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1988। देखिए हमेशा से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में वोटिंग एज जो है वो 18 ईयर्स नहीं दी गई थी। अभी जो भी 18 साल से ऊपर का है वो जाके वोट कर सकता है, बट ये 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से किया गया था, उससे पहले 21 थी। तो पेपर में पूछा जा सकता है कि वोटिंग एज जो है कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से कम की गई है, तो बोल देंगे 71st से, 61st से, 81st से, 91st से, तो आपको पता होना चाहिए किससे कम की गई है। अब आ जाते हैं रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ यूनियन टेरिटरीज। द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ एम्पावर्ड द पार्लियामेंट टू प्रिस्क्राइब द मैनर ऑफ चूजिंग रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ यूनियन टेरिटरीज इन द लोकसभा। अकॉर्डिंगली द पार्लियामेंट हैज़ इनेक्टेड यूनियन टेरिटरीज एक्ट 1965 by which members of Lok Sabha from union territories are also chosen by direct election से ही इनको भी लाया जाता है। देखिए कॉन्स्टिट्यूशन ने डायरेक्टली पूरा इस चीज़ को डिफाइन नहीं किया है कि पूरा प्रोसीजर क्या होगा यूनियन टेरिटरी से मेंबर्स को इलेक्ट करने का, उसने जो है इस चीज़ को जो है पार्लियामेंट के ऊपर छोड़ दिया, और पार्लियामेंट ने इसको करने के लिए फिर लॉ बनाया है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे हमने इन दोनों का ही जो है कॉम्पोजिशन अच्छे से रीड कर लिया। अब आ जाता है ड्यूरेशन ऑफ राज्यसभा। ये क्या होता है? राज्यसभा जो कि फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूट किया गया था 1962 में। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पेपर में डायरेक्टली आ सकता है, द राज्यसभा वॉज फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूटेड इन, और आपको कोई भी ईयर लिखा हुआ आप दे सकते हैं वहाँ पे, तो आपको पता होना चाहिए कि राज्यसभा फर्स्ट जो है 1962 में कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। इट इज़ अ कंटिन्यूइंग चैम्बर दैट इज़ अ परमानेंट बॉडी एंड नॉट सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन। देखिए जैसे लोकसभा का डिसोल्यूशन हो सकता है, बट राज्यसभा का कभी भी डिसोल्यूशन नहीं होता। राज्यसभा हमेशा कंटिन्यूसली चलती रहती है, क्योंकि यहाँ पे एक साथ सभी मेंबर्स कभी भी रिटायर नहीं होते। एक बारी में 1/3 मेंबर्स रिटायर होते हैं, फिर 2 साल बाद फिर से 1/3 मेंबर्स रिटायर होते हैं, फिर से 2 साल बाद जो है 1/3 मेंबर्स ही रिटायर होते हैं। तो मतलब जब 1/3 मेंबर्स रिटायर हो रहे हैं उस टाइम पर भी 2/3 मेंबर्स तो बचे ना हाउस में। तो इस तरीके से हाउस जो है यहाँ पे कभी भी डिसॉल्विंग स्टेट में नहीं आता। However, 1/3 of the members retire every second year. Their seats are filled up by fresh elections and presidential nomination at the beginning of every third year. The retiring members are also eligible for re-elections and re-nomination any number of time. देखिए अगर कोई मेंबर जो है आज राज्यसभा का मेंबर है, अब जब उसने अपना यहाँ पे 6 साल का टेन्योर पूरा कर लिया, तो अब जब वो रिटायर हो रहा है, अब जब उसका टेन्योर पूरा हो चुका है, अब ऐसा नहीं है कि वो फिर से यहाँ पे हाउस का मेंबर नहीं बन सकता, वो फिर से री इलेक्शन से और री नॉमिनेशन से जो है हाउस का मेंबर फिर से आके बन सकता है राज्यसभा का मेंबर, और वो कितनी भी बार राज्यसभा का मेंबर बन सकता है। यहाँ पे कोई भी बाउंडेशन नहीं कि उस 2 ही बार बनेगा, 3 बार बनेगा, 4 बार बनेगा, वो जितनी बार जीतते जा रहा है उतनी बार वो राज्यसभा का मेंबर बन सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन है, प्लीज़ इसे याद रखिएगा।
द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ नॉट फिक्स द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा। देखिए कॉन्स्टिट्यूशन ने इस चीज़ को भी फिक्स नहीं किया कि कितने साल के लिए ऑफिस में रहेंगे, और इन्होंने इस चीज़ को पार्लियामेंट पे छोड़ दिया। अब आपको ये सब चीज़ें याद रखनी है कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या बातें नहीं बोली गई हैं, क्योंकि देखिए जो मैं अपना MCQ सीरीज़ चला रही हूँ, अगर आप वहाँ पे जाके देखिए, वहाँ पे भी हम देखते हैं कि बार बार इसी तरीके की बातें पूछी जाती हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या फिक्स किया और कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या फिक्स नहीं किया है। अकॉर्डिंगली द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 प्रोवाइडेड द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा शेल बी 6 ईयर्स। पार्लियामेंट ने प्रोवाइड किया ये चीज़ कि जो मेंबर्स का जो टर्म होगा 6 साल का होगा। कॉन्स्टिट्यूशन ने नहीं दिया है ये जो 6 ईयर्स का टर्म होता है। कॉन्स्टिट्यूशन ने इस बात को पार्लियामेंट के ऊपर छोड़ दिया था। पार्लियामेंट ने RPA 1951 से जो है इस टर्म को 6 ईयर्स पे फिक्स कर दिया। द एक्ट ऑल्सो एम्पावर्ड द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू कर्टेल द टर्म ऑफ मेंबर्स चोजन इन द फर्स्ट राज्यसभा। देखिए फर्स्ट राज्यसभा की बात हो रही है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप बस इतना इस इन्फॉर्मेशन को याद रखिएगा कि जो टेन्योर है ये पार्लियामेंट ने RPA एक्ट 1951 से डिसाइड किया है। अब आ जाता है ड्यूरेशन ऑफ लोकसभा। अनलाइक राज्यसभा, लोकसभा इज़ नॉट कंटिन्यूइंग में चैम्बर। लोकसभा जो है हर 5 साल के बाद डिसॉल्व हो जाता है। इट्स नॉर्मल टर्म इज़ 5 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स फर्स्ट मीटिंग आफ्टर द जनरल इलेक्शंस, आफ्टर विच इट ऑटोमेटिकली डिसॉल्व्स। अपने आप डिसॉल्व हो जाएगा 5 साल के बाद। However, the president is authorized to dissolve the Lok Sabha at any time, even before the completion of 5 years, and this cannot be challenged in any court. देखिए प्रेसिडेंट यहाँ पे डिसॉल्व कर सकते हैं लोकसभा को 5 साल से पहले, बट प्रेसिडेंट कब डिसॉल्व करेंगे? जब प्राइम मिनिस्टर इनको रिकमेंड करेंगे। ये चीज़ जो है हमने अपने पहले के लेक्चर्स में भी जो है रीड करी है। तो फिर यहाँ पे क्या होगा, तो देखिए जब यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को बोलेंगे कि आप इस हाउस को डिसॉल्व करिए, और प्रेसिडेंट ने अगर 5 साल पूरे होने से पहले हाउस को डिसॉल्व कर दिया, तो इस चीज़ को कहीं पर भी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। देखिए जैसे कि 2 दिन पहले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि जो एडवाइस प्राइम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर जो कि प्रेसिडेंट को देते हैं, उस एडवाइस को भी कहीं पे चैलेंज नहीं किया जा सकता। सेम वे में अगर हाउस को डिसॉल्व किया जाता है तो उस चीज़ को भी कहीं पर चैलेंज नहीं किया जा सकता है। Further, the term of Lok Sabha can be extended during the period of national emergency by a law of parliament for 1 year at a time for any length of time। देखिए जनरली तो लोकसभा की जो यहाँ पे टेन्योर होता है 5 साल का ही होता है, बट अगर नेशनल इमरजेंसी आ गई तो उस टाइम पे जो है 1 साल के लिए लोकसभा का टेन्योर जो है बढ़ाया जा सकता है। However, this extension cannot continue beyond a period of 6 months after the emergency has ceased to operate। देखिए आप सपोज करिए कि अगर आज मार्च है, अगर मार्च में इमरजेंसी लगाई जाती है तो वो 1 साल तक, मतलब अगले मार्च 2026 तक वैलिड रहेगी। बट आप सपोज करिए कि अगर अप्रैल में ही जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज थे 2025 अप्रैल में इनको सॉल्व कर लिया जाता है, तो इसके आगे जो है ना बस 6 मंथ तक इमरजेंसी रह सकती है। इसमें ये नहीं होगा कि अब मार्च 2026 तक इमरजेंसी यहाँ पे रहेगी, अभी नहीं रहेगी। अगर यहाँ पे जो है इमरजेंसी यहाँ पे हट चुकी है तो अब ड्यूरेशन जो है बस 6 मंथ्स तक और रहेगा। ड्यूरेशन यहाँ पे मार्च 2026 तक हाउस का नहीं रहेगा। तो हमको जो है यहाँ पे इस चीज़ को ध्यान, तो देखिए ये पूरा चीज़ जो मैंने यहाँ पे आपको समझा दी है। आप इस कंसेप्ट को अगर आपको ना समझ में आया हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आपको उससे भी समझ में ना आए तो आप प्लीज़ वीडियो को बार बार रिवाइंड करके देखिए, तो आपको समझ आएगा। लोकसभा का जो जनरल टेन्योर होता है वैसे 5 साल का होता है। इमरजेंसी के टाइम पर 1 साल के लिए इसको एक्सटेंड कर सकते हैं फॉर मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम्स, कि अगर फिर से यहाँ पर ये लोग इनको जो है बार बार रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है, जो कि मैंने आपको नेशनल इमरजेंसी वाले चैप्टर में डिटेल में पढ़ाया था। अगर ये हर साल जो है यहाँ पे है रेजोल्यूशन पास करते जाते हैं तो 1 साल के लिए जो है ये बढ़ते जाएगा इसका टेन्योर जो है। बट अगर इमरजेंसी बीच में सीज कर दी गई तो उसके बाद जो है बस 6 मंथ्स तक ही टेन्योर रह सकता है, उससे ज़्यादा नहीं रह पाएगा टेन्योर जो है यहाँ पर। अब आ जाता है क्वालिफिकेशंस क्या होती हैं पार्लियामेंट का मेंबर बनने के लिए। सबसे पहले सिटीज़न ऑफ इंडिया होना चाहिए, और इनको ओथ एंड एफर्मेशन करनी पड़ेगी बिफोर द इलेक्शन कमीशन फॉर दिस पर्पस। फिर यहाँ पे ओथ दी गई है, हमें ओथ को याद रखना इतना ज़रूरी नहीं है। तीसरा ये आ जाता है ही मस्ट नॉट बी लेस देन 30 ईयर्स फॉर इन केस ऑफ राज्यसभा एंड 25 ईयर्स इन केस ऑफ लोकसभा। मतलब MP बनने के लिए और फिर लोकसभा इनको 25 साल का होना पड़ेगा कम से कम, और राज्यसभा के लिए 30 साल का। ही मस्ट पॉजेस अदर क्वालिफिकेशंस प्रिस्क्राइब्ड बाय पार्लियामेंट। अगर पार्लियामेंट कोई और भी क्वालिफिकेशन यहाँ पे लेकर आती है वो भी इनको माननी पड़ेगी। कॉन्स्टिट्यूशन ने तो स्पेसिफिकली ये 3 क्वालिफिकेशंस दी हैं कि सिटीजन होना चाहिए, एज दे दी, और ये ओथ वाली बात की है।
फिर पार्लियामेंट ने जो है एडिशनल क्वालिफिकेशंस ऐड करी आरपीए 1951 के थ्रू, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ने पार्लियामेंट को ये पावर दी है। यहाँ पे हमने ये पॉइंट 4 में पढ़ा था। तो पार्लियामेंट ने इस पावर के थ्रू जो है यहाँ पे कुछ कंडीशंस को और ऐड किया है। ही मस्ट बी रजिस्टर्ड एज एन इलेक्टर फॉर अ पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी। देखिए मतलब जिसको भी यहाँ पे एमपी बनना है उसको उससे पहले इलेक्टर बनना पड़ेगा, मतलब कि वो वोट करने के लिए यहाँ पे एलिजिबल होना चाहिए। जो पर्सन वोट करने के लिए एलिजिबल नहीं होता तो मतलब वो मिनिस्टर बनने के लिए भी यहाँ पे एलिजिबल नहीं है। दिस इज सेम इन केस ऑफ बोथ राज्यसभा एंड लोकसभा। द रिक्वायरमेंट दैट अ कैंडिडेट कंटेस्टिंग एन इलेक्शन टू राज्यसभा फ्रॉम अ पर्टिकुलर स्टेट शुड बी एन इलेक्टर इन दैट पर्टिकुलर स्टेट वॉज डिस्पेंस्ड विद इन 2003। देखिए पहले क्या था, पहले ये चीज़ था कि अगर किसी को राज्यसभा का मेंबर बनना है किसी एक स्टेट से तो उसको उसी स्टेट से इलेक्टर होना पड़ेगा। बट ये चीज़ जो है ना अब नहीं है। अब ऐसा है कि अगर किसी को राज्यसभा का मेंबर बनना है, सपोज करिए कि मुझे राज्यसभा का मेंबर बनना है राजस्थान के किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी से, बट अगर मैं इलेक्टर हूँ उत्तराखंड में, तो ऐसा नहीं है कि मैं राज्यसभा के किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी से जाके राजस्थान के किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी से जाके राज्यसभा के से एमपी नहीं बन सकती, बस मुझे इलेक्टर होना पड़ेगा। अब बस कंडीशन इतनी सी बची है। शुरू में कंडीशन थी कि जिस स्टेट से आप मेंबर बन रहे हैं उस स्टेट में आपको इलेक्टर भी होना पड़ेगा, बट अब आप किसी भी स्टेट से जो है इलेक्टर हो सकते हैं। ही मस्ट बी अ मेंबर ऑफ शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब इन एनी स्टेट और यूनियन टेरिटरी इफ ही वांट्स टू कंटेस्ट द सीट्स रिजर्व फॉर देम। देखिए कुछ सीट्स इनके लिए रिजर्व होती हैं शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लिए। अगर किसी को इन सीट से लड़ना है तो उसको जो है इनका शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब का मेंबर होना पड़ेगा। However, a member of scheduled caste or scheduled tribe can also contest a seat not reserved from them. देखिए ऐसा ज़रूरी नहीं कि अब ये जो एससी और एसटी वाले जो मेंबर्स होंगे वो बस उन्हीं सीट से लड़ सकते हैं जो उनके लिए रिजर्व है, वो जनरल वाली सीट से भी आके लड़ सकते हैं। बट एससी और एसटी की सीट से लड़ने के लिए इनको एससी और एसटी का ही मेंबर होना पड़ेगा। कोई जनरल कैंडिडेट इनकी सीट से नहीं लड़ सकता है, ये वाइस वर्सा पॉसिबल नहीं है यहाँ पे। फिर देखिए हमने यहाँ पे क्वालिफिकेशंस देख लिए हैं। अब हम आ जाते हैं यहाँ पे डिस्क्वालिफिकेशंस के ऊपर। देखिए ये लेक्चर जो है काफ़ी लंबा होते जा रहा है, आज के लिए हम यहीं पे होल्ड कर देते हैं। ये डिस्क्वालिफिकेशन वाले पार्ट से जो हम अपने कल के चैप्टर में कंटिन्यू करेंगे ताकि आपके लिए भी ईजी रहे, अच्छे से इसको रिवाइज़ करते रहना बार बार। तो ठीक है गाइस, आज के लिए इतना काफ़ी है। आप प्लीज़ इसको अच्छे से पढ़िए, बार बार जाके रिवाइज़ करिए ताकि आप सभी के लिए ईजी हो, पूरे पॉलिटी को अच्छे से समझ लेना। और जैसे कि मैंने आप सबको प्रॉमिस किया है कि मैं यहाँ पे मई के स्टार्ट से होने से पहले आपका पॉलिटी का क्रैश कोर्स पूरे तरीके से कंप्लीट करा दूंगी। तो हम उसी चीज़ को लेते हुए दिमाग में चल रहे हैं और आप देख सकते हैं कि मैं डेली बेसिस पर आपकी वीडियो लेकर आ रही हूँ ताकि हम अपने शेड्यूल से पहले आपका क्रैश कोर्स कंप्लीट करा पाएँ। आपकी यहाँ पे जिम्मेदारी बस इतनी है कि आप इसको बार बार रिवाइज़ करते रहिए, मल्टीपल टाइम्स वीडियो को देखिए ताकि आपका रिविज़न बहुत अच्छे से हो जाए।